हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी। साथियों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 7 तक के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझा था। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर एंड तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, यदि आपने अभी तक जो है इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट तथा पहले के सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप जो हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी को मैंने नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है, उनके वीडियोस को भी आप क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं। साथियों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी सीएससी 2021 प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है 27 जून को होने वाला है, जिसमें अब सिर्फ 6 महीने का समय बाकी है। इस 6 मंथ के लिमिटेड टाइम में आपको इतना वास्ट सिलेबस कवर करना है, जिसमें कि 20 प्लस सब्जेक्ट हैं, 100 प्लस बुक्स हैं, जबकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का लिमिटेड टाइम बाकी है। तो इसी 6 मंथ के लिमिटेड टाइम में आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करवाने के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है 6 मंथ्स बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, जो कि 21 दिसंबर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आपको मिशन 2021 बाइलिंगुअल बैच मिलेगा, जबकि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए लक्ष्य 2021 हिंदी मीडियम का बैच आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है एक्सपीडिशन 2021 बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच में आपको फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी विद एनालिसिस के साथ, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेंगे, साथ ही आपको यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको प्री के साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी पर 21 दिसंबर से कुछ अन्य बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 2022 को टारगेट करते हैं। यहाँ पर भी आपको फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा, ठीक है, और प्री की फुल आपको कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पर 2023 के लिए कंप्लीट जीएस बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी भी स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें बाइलिंगुअल बैच, हिंदी मीडियम बैच तथा इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी का प्लस यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिल जाता है। और इसके अलावा आप अनअकैडमी का आइकॉनिक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, मेंस टेस्ट सीरीज, इतनी सारी फैकल्टीज आपको जो है एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाती हैं। तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें साइन अप करें। साइन अप करने के बाद अपना गोल यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करें। अपना गोल सिलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ तथा 36 मंथ के लिए आपको बैच मिल जाएंगे। और जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड UNYT10 यूज़ करते हैं, आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 40,500 का बैच जो है आपको 36,450 रुपये में, 49,500 का बैच आपको 44,550 रुपये में, 72,000 का बैच आपको 64,800 रुपये में मिल जाएगा। वहीं पर 90,000 रुपये का बैच आपको 81,000 रुपये में मिल जाएगा। तो अभी यूज़ करें हमारा रेफरल कोड UNYT10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। साथियों, अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? यानी कि जब हम साबुन को जल में डालते हैं या साबुन से कपड़े धोते हैं या हाथों को धोते हैं तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ और दूसरा होता है हमारा छोटा आयनिक सिरा। ठीक है, जो लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ है इसको हम जल विरागी सिरा भी कहते हैं। तो साथियों, इसको जल विरागी सिरा क्यों कहते हैं? और जो छोटा आयनिक सिरा है इसको हम जलरागी सिरा कहते हैं। तो इसको हम जल विरागी सिरा और इसको हम जलरागी सिरा क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों यह जल को क्या कर देता है, जल विरागी सिरा जो है जल के अंदर नहीं रहता, ठीक है, जल को अवक्षेपित कर देता है, ठीक है, जल की ओर आकर्षित नहीं होता है। कौन सा सिरा? जल विरागी सिरा। जबकि जो जल रागी सिरा होता है वह जल की ओर आकर्षित होता है, इसलिए हम जलरागी सिरा इसे कहते हैं, ठीक है। और जो जल विरागी सिरा होता है वो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है, जबकि जो जलरागी सिरा है वो जल में विलय होता है,
ठीक है। अब आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, तो जो ये लाइनिंग टाइप की है इसको तो हम बोलते हैं जल विरागी सिरा। क्या बोलते हैं? जल विरागी सिरा, ठीक है। और इस जो गोले टाइप में इसको हम बोलते हैं जल रागी सिरा, यानी कि जो क्या होता है जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है? जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, साबुन में दो अणु होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक अणु जो कि साबुन का आयनिक भाग है वह क्या करता है? जल में घुल जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो आयनिक भाग है यानी जलरागी सिरा है वह जल को क्या करता है? आकर्षित करता है, यानी कि जल में घुल जाता है। तथा जल के कहाँ होता है? अंदर होता है। जबकि लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। जो लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है यानी जल विरागी सिरा होता है, ये क्या होता है? ये जल के बाहर होता है, ठीक है, जल में घुलनशील नहीं होता, ठीक है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। जल के अंदर इन अणुओं की क्या होती है? एक व्यवस्था होती है, यानी कि जल विरागी सिरा की और जल रागी सिरा की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जो है वो जल के बाहर बना रहता है। जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है या जल विरागी सिरा है, यानी कि लंबी पूंछ वाला जो सिरा है वो कहाँ बना रहता है? जल के बाहर बना रहता है, ठीक है। इस ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बन जाता है। अणुओं का बड़ा गुच्छा का मतलब है काफ़ी तैलीय जो पदार्थ होते हैं, यानी जो तैलीय मैल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? साबुन के जो है केंद्र में इकट्ठे हो जाते हैं, उस कपड़े के या उस हाथ के केंद्र में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण ही जो हाइड्रोकार्बन सिरा है वो जल के बाहर रहता है और जो हमारा आयनिक सिरा है वो जल के अंदर रहता है। जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। जो जल विरागी पूंछ होती है वो कहाँ होती है? आंतरिक हिस्से में होती है, ये अंदर वाले हिस्से में। अभी हम चित्र के माध्यम से इसको देखेंगे। जबकि उसको आयनिक सिरा, जो उसका आयनिक सिरा है वो गुच्छे की सतह पर होता है। कहाँ पर होता है? गुच्छे की सतह पर, यानी कि बाहर की ओर होता है। इस संरचना को हम मिसेल कहते हैं, इसी संरचना को हम मिसेल कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं अब चित्र के माध्यम से। आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सचित्र वर्णन कीजिए, तब जाके आपको चित्र भी बनाना है, ठीक है। और चित्र इसका बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? एक तैलीय बिंदु जिसको हम मैल बोलते हैं, ठीक है, जो मैलीय जो हमारे अणु होते हैं वो केंद्र में इकट्ठे हो जाते हैं। और जो हमारा जो जल विरागी लंबी पूंछ वाला सिरा होता है ये कहाँ होता है? आंतरिक भाग में होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। और ये हम देख पा रहे हैं, ये है हमारा जल रागी सिरा जो कि जल में घुलनशील है, ठीक है। ये कहाँ होता है? जल की सतह पर होता है। कहाँ पर होता है? जल की सतह पर होता है। तो इस प्रकार से हमारा मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। जल रागी सिरा ये जो आप बाहर की तरफ देख पा रहे हैं, जल विरागी सिरा जो आप आंतरिक सतह पर देख पा रहे हैं, ये जो तेल की बूंद है ये है मैल, ठीक है, तैलीय मैल। क्या है? तैलीय मैल, जिसको हम जो है मिसेल की क्रिया द्वारा अलग करते हैं, ठीक है, साबुन की मदद से, ठीक है। अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? यानी कि कार्बन हम ले लें, ठीक है, कार्बन को ले लें या उसके यौगिकों को ले लें, तो उनका प्रयोग हम ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? अधिकतर हमने अधिकांशतः देखा है कि कार्बन के ही जो यौगिक होते हैं या कार्बन होता है उसको हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो साथियों इसका कारण यह है कि जो कार्बन होता है या जो भी कार्बन का यौगिक है उसको अगर हम दहन करते हैं तो हमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम कम ईंधन को जलाते हैं या कम ईंधन का दहन करते फिर भी हमें जो है अधिक मात्रा में ऊष्मा मिलती है। इसलिए जो है हम कार्बन एवं कार्बन के यौगिक का जो है ईंधन के रूप में अनुप्रयोग करते हैं। तथा उत्पन्न ऊष्मा को नियंत्रित ढंग से उपयोग किया जा सकता है और इस उत्पन्न ऊष्मा को नियंत्रित ढंग से हम उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अधिकतर अनुप्रयोगों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिकों को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है हम कार्बन तथा इसके यौगिकों को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक
कारण और है कि यहाँ पर जो है हानिकारक गैसें भी नहीं निकलती हैं। जो कार्बन और कार्बन के यौगिक होते हैं, इनका यदि हम दहन करते हैं और ऊष्मा की प्राप्ति करते हैं तो हमें यहाँ पर हानिकारक गैसें भी देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में करने का। तो अब बात करते हैं कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। यानी कि यदि हम कठोर जल में साबुन को घोलते हैं तो उसमें झाग के निर्माण को समझाना है। तो साथियों, सबसे पहली बात, आपने देखा होगा कठोर जल, ठीक है, कुछ जल कठोर होते हैं, ठीक है, कुछ जल जो है मुलायम होते हैं। तो उससे होता क्या है साथियों, ये जो कठोर जल होता है इसमें जब हम साबुन को घोलते हैं भाई आसानी से घुलता नहीं है, ठीक है। और जबकि जो हमारा जो मुलायम जल होता है, ठीक है, कठोर नहीं होता है, उसमें जो है साबुन आसानी से घुल जाता है। तो आइए इसका उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं। ये जो कठोर जल है हमारा, ये किसका, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड का क्या होता है, घुलनशील लवण होता है, जो साबुन से अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाती है। ठीक है, जो कि क्या करता है, इसमें जो कठोर जल है उसमें कैल्शियम पाया जाता है और मैग्नीशियम का जो सल्फेट है वो पाया जाता है। और ये सल्फेट जो है क्या करता है, क्लोराइड का घुलनशील लवण होता है, जो क्या करता है, अभिक्रिया करके, यानी कठोर जल के साथ साबुन अभिक्रिया करके एक स्कम बनाती है। ठीक है, एक स्कम बनाती है, जो स्कम जो है इसी अघुलनशील पदार्थ, ये जो स्कम होता है यह कैसा है, यह हमारा एक अघुलनशील पदार्थ है। इसी के कारण जो है झाग आसानी से नहीं बनता है तथा साबुन अधिक मात्रा में हमें उपयोग में लाना पड़ता है। इसीलिए जो है इस स्कम के कारण, यानी कि हम कठोर जल की जब साबुन से अभिक्रिया करवाते हैं या कठोर जल में हम साबुन को घोलते हैं तो क्या होता है, एक स्कम बनता है और इसी स्कम के कारण हमें साबुन का अधिक उपयोग करना पड़ता है। इसी स्कम के कारण जो है झाग अधिक उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है 11 है हमारा, यदि आप लिटमस पत्र लाल या नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। तो साथियों, आप जानते ही हैं जो साबुन होता है हमारा वो कैसा होता है, वो होता है क्षारकीय प्रकृति का। कैसा, क्षार की प्रकृति का होता है। जब क्षार की प्रकृति का होता है तो क्षार हमारा क्या करता है, वो करता है लाल को नीला, यानी कि लाल को नीला कौन करता है, क्षार। यानी कि हम लिटमस पत्र पर जब साबुन की अभिक्रिया करवाएंगे या साबुन की जांच करेंगे लिटमस पत्र से तो वो लाल को नीला कर देगा, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है, अतः जो लाल लिटमस पत्र है उसको नीला कर देगा। ठीक है, और नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो साथियों, जो हाइड्रोजनीकरण है वह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, जिसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। साथियों, अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकेल जैसे अगर उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं तो वह क्या करता है, हाइड्रोजन यानी H2 के साथ अभिक्रिया करके एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका औद्योगिक अनुप्रयोग है हमारा, असंतृप्त वसा को यदि हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, एक निकेल जैसे या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें वनस्पति घी जो कि एक संतृप्त वसा है, यानी कि असंतृप्त से बन गया हमारा संतृप्त, तो यह कैसी अभिक्रिया हो गई, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, अगर हमने वनस्पति तेल लिया जो कि हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसकी अभिक्रिया करवाई हमने हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकेल उत्प्रेरक के द्वारा,
तो यहाँ पर हमारा वनस्पति घी प्राप्त हुआ, जो कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग भी हमने देख लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो साथियों आप जानते ही हैं, जो यहाँ पर दिए गए हाइड्रोकार्बन हैं ये सभी कैसे हैं, इनमें से कुछ जो हैं संतृप्त हैं और कुछ जो कैसे हाइड्रोकार्बन हैं, कुछ असंतृप्त हैं। ठीक है, कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जबकि कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। आप जानते हैं क्योंकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं उन्हीं में संकलन की अभिक्रिया होती है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ ही संकलन की अभिक्रिया होती है, और जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनके साथ संकलन की अभिक्रिया नहीं होती। इसीलिए जो है C3H6 तथा C2H2 के साथ संकलन योग अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये कैसे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बाकी के सब जो हमारे C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, ठीक है, और CH4 हो गया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ जो है संकलन की अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि आप इन संरचना सूत्र में भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं, मक्खन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि हमारा जो खाना बनाने वाला तेल है वह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो आइए हम इसका परीक्षण करते हैं। हम यहाँ पर पहले परीक्षण करेंगे ब्रोमीन जल के द्वारा। तो हमें दो परखनलियाँ लेनी है, यानी कि दो अलग अलग परखनली लेनी है। एक में हमें तेल डालना है और दूसरे में मक्खन डालना है, और दोनों परखनलियों में हमें ब्रोमीन की कुछ बूंदें डाल देनी है। ब्रोमीन की बूंदें डालने पर दोनों परखनलियों को हमें धीरे धीरे गर्म करना है, और हम क्या पाते हैं कि तेल वाली परखनली में ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। जो तेल वाली परखनली है उसमें क्या होता है, ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। तो साथियों इसका निष्कर्ष यह निकला, जो हमारा तेल है वह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जो हमारा मक्खन है वह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। साथियों जब हम इसी अभिक्रिया को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा करते हैं तो हम क्षारीय KMnO4 की अभिक्रिया करवाते हैं तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है हमारा तेल, तब भी क्या होता है, गुलाबी रंग उड़ जाता है। लेकिन जो हमारा इसका मक्खन का रंग होता है वो नहीं उड़ता है। ठीक है, गुलाबी रंग बना रहता है। तो यही अंतर है किसमें, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेलों के बीच में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो साथियों जो साबुन के अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला अथवा बसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें कि दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटा आयनिक सिरा। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं C15H31 COO तथा C17H33 COO आदि। यह क्या है, हमारे साबुन के अणु हैं। क्या हैं, साबुन के अणु हैं, जिसमें जो हमारा CO COO- तथा Na पॉजिटिव जो होता है हमारा लंबी हाइड्रोकार्बनिक पूंछ वाला सिरा होता है, यानी कि जल विरागी सिरा होता है। कौन सा, जल विरागी सिरा होता है। जबकि जो हमारा गोलाकार टाइप में होता है वो होता है हमारा जल रागी सिरा, जिसको हम आयनिक सिरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक सिरा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये जल विरागी सिरा इधर लिखना था इनको, और ये आयनिक सिरा इधर लिखना था। ठीक है, तो बस इतना ही है। यहाँ पर जो हमारा COO- Na वाला भाग है वो कैसा हो जाएगा, जल विरागी सिरा, यानी लंबी हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा गोलाकार है वह हो जाएगा जल रागी सिरा, यानी कि आयनिक सिरा। तो इस प्रकार से हम साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि को भी दर्शा सकते हैं। तो आइए अब इसका उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जो जल रागी सिरा है वह जल में घुलनशील तथा जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील, परंतु जो तैलीय मैल होते हैं वो वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला सिरा जल के बाहर होता है।
ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जलविरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस बात को मैं पहले ही मिसेल में आपको पूरा बता चुका हूँ और इसी संरचना को हम कहते हैं मिसेल। ठीक है, जो तैलीय मिसेल होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं, केंद्र में एकत्र हो जाते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है। जो मिसेल है वो विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है तथा आयन आयन विकर्षण के वह अपक्षेपित नहीं होता। क्या नहीं होता, अवक्षेपित नहीं होता है। जो आयनिक सिरा है वह विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता, अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़ कर या डंडे से पीट कर जो है आसानी से हटाया जा सकता है, जैसा कि हमने चित्र 4.4 में देखा था। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 के सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो साथियों, इन प्रश्न उत्तरों को एक बार नहीं कई बार देखिए, जिससे कि यही प्रश्न जो है आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।